बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 14। आप अपने कमरे में चली जाएं। करख्त चेहरे वाली अधेड़ उम्र औरत ने रजी खातून को कहा। वो सुबह सवेरे टहलते टहलते महल के पिछले हिस्से में कुछ दूर निकल आई थी। उसे कुछ दूर एक बागीचे में चंद लड़कियां खेलती नजर आई थी। वो अभी उनसे दूर थी कि वो औरत उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। क्यों? रजी खातून ने तहज्जुर आमेज लहजे में नागवारी के साथ पूछा। वाली हलब का ये हुक्म है, औरत ने जवाब देते हुए कहा। आइए मैं आपको वो जगह बताऊं जहां आप घूम फिर सकती हैं। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया है कि आपको इधर ना आने दिया जाए। अगर मैं ये हुक्म ना मानूं तो मुझे गुस्ताखी पर मजबूर ना करें, औरत ने इल्तजा के लहजे में कहा। आका का हुक्म मानना और मनवाना मेरी मजबूरी है। इस दौरान एक और अधेड़ उम्र औरत रजी खातून के पास आकर रुक गई और कहने लगी, मैं आपकी खादिमा हूं और मुझे हर वक्त आपके साथ रहने का हुक्म मिला है, मेरी खिदमत के लिए या निगरानी के लिए। रजी खातून उन औरतों की बातों से सटपटा गई थी। हम तो मुलाजिम हैं, बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जानते हैं। यह कहकर खादिमा ने रजी खातून को साथ लिया और जब दूसरी खातून से फासला हो गया तो आहिस्तगी से कहने लगी, मैं जानती हूं कि आप अपनी आंखों में क्या क्या ख्वाब सजाकर यहां आई हैं, लेकिन यहां आपका हर ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इस महल पर सलीबियों के घिनौने साए पड़े हुए हैं। आपका बेटा उनके हाथों में खिलौना बना रहा और अब नया वाली हलब जो आपका खाविंद है सलीबियों का हाशिया बरदार बनेगा। यहाँ के बहुत से वजीर और मुशीर ईसाइयों के जर खरीद है। खादिमा की बात सुनकर रजी खातून हैरत के साथ उसकी तरफ देखे जा रही थी। इस दौरान वो अपने कमरे में दाखिल हो चुकी थी। रजी खातून को उसकी बातों में दिलचस्पी सी हो गई। वो महल के बारे में उससे कुछ जानना चाहती थी। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद खादिमा ने इधर उधर देखा और फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, वाली हलब ने आपके साथ शादी महज इसलिए की है कि वो आपको अपना कैदी बना सके। क्या मतलब? रजी खातून का तहज्जुर बढ़ता जा रहा था। वाली हलब सुल्तान अयूबी से आपका ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था। दमिश्क के लोग सुल्तान अयूबी के हिमायती इसलिए हैं कि उनके सुल्तान आदिल की बेवा सुल्तान अयूबी की हिमायती है। आपकी हैसियत को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए वाली हलब ने आपके साथ शादी की है। ये टोला दमिश्क के लोगों को ये बावर कराएगा कि सुल्तान जंगी का असल जाननशीन इज़ुद्दीन मसूद है, जो सुल्तान आदिल के खानदान का फर्द भी है और उसकी बेवा का शोहर भी। दमिश्क के आवाम को सुल्तान अयूबी के खिलाफ उकसाया जाएगा, जिसके नतीजे में मुसलमान एक बार फिर खाना जंगी की लपेट में आ जाएंगे। रजी खातून के लिए ये सब बातें चश्मकुशा थी। जो एक मामूली खादिमा की जबान से अदा हो रही थी, उसे खादिमा की बातों ने परेशान कर दिया। मैं ये किस तरह यकीन कर लूं कि तुम ये सारी बातें मेरी हमदर्दी में कर रही हो और मेरे ही खिलाफ जासूसी नहीं कर रही हो? रजी खातून ने खादिमा के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। यह सुनकर खादिमा के होंठों पर मुस्कुराहट नुमाया हुई और फिर रजी खातून को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, अगर मैं कोई शहजादी होती या किसी शहजादे की बेगम तो आप मुझसे ऐसा सवाल कभी ना करती। खादिमा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप मेरे हर झूठ को सच मान जाती, लेकिन इस वक्त मेरी जो हैसियत है उसमें मेरा सच भी आपको झूठ लगेगा। आने वाले हालात आपको बताएंगे कि आपको किस पर एतमाद करना चाहिए, एक गरीब खादिमा पर या हलब के वाली पर जो आपका खावंद है। अभी मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगी। आप आज ही इज़ुद्दीन से शिकायत करें कि आपको उसने इस कमरे में कैदी क्यों बना रखा है। वो तो मैं करूंगी, रजी खातून ने कहा, तो आप पर उसकी नीयत वाजे हो जाएगी और बाद के हालात इस बात की तस्दीक कर देंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके मजीद इत्मीनान के लिए बता दूं कि महल में मुलाजिमों के रूप में सलाहुद्दीन अयूबी के बहुत से जासूस मौजूद हैं और मैं भी उस गिरोह से ताल्लुक रखती हूँ। हमें चूंकि आपके बारे में पूरा इत्मीनान है, इसलिए मैंने आपको अपनी असलियत से आगाह कर दिया है। क्या सलाहुद्दीन अयूबी को इन बातों का इल्म है? रजी खातून ने कहा। हाँ, उसका इंतजाम किया जा चुका है और मैंने आपको ये सारी बातें अपने कमांदार के हुक्म पर ही बताई हैं। मेरी बेटी शम्सुन्निसा कहाँ है? वो मुझे मिलने के लिए अभी तक नहीं आई। वो यही है, आप आका से पूछ लें कि आप उससे मिल सकती हैं या नहीं। अगर इस पर पाबंदी भी हुई तो मैं चोरी छुपे उससे मुलाकात करवा दूंगी। तुमने अपने गिरोह के जिस कमांदार का जिक्र किया है उसके साथ मेरी मुलाकात मुमकिन है।
कुछ दिन गुजर जाने दें। खादिमा ने जवाब दिया, ताकि पता चल जाए कि आप पर क्या क्या पाबंदी आयद है। हालात के गुजरने के साथ हर मुश्किल का हल निकल आएगा। दरअसल आपकी शादी इतनी जल्दी में हुई कि हम सबको बाद में खबर हुई, वरना आपको पहले खबरदार कर दिया जाता कि शादी की पेशकश को कबूल ना करें। खादिमा ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर मुस्कुराते हुए गोया हुई, अब आप मुझ पर एतबार करने का खतरा मोल ले लें और दुआ करें कि अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। यह कहकर खादिमा कमरे से निकल गई। रजी खातून उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। शाहाना सामाने ताय्युस से सजा हुआ कमरा उसे जहन्नम जार दिखाई दे रहा था। उसके आरामो आसाइश का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा था। खादिमाएं उसकी खिदमत के लिए चाको चौबंद खड़ी रहती थी, लेकिन ये शाहाना अंदाज उसको जहनी अजियत दे रहा था। उसने सुल्तान जंगी की जिंदगी में भी कभी खुद को मलिका ना समझा था। उसकी आरजू सिर्फ यही थी कि वो उम्मत की तमाम बेटियों को अस्करी और ईमानी तरबियत देकर मुजाहिदीन इस्लाम की पुश्त पर मददगार बनाकर खड़ा कर दे। वो महल की उस पुरसकून जिंदगी पर कैसे मुतमईन रह सकती थी। मैं कई दिन की सरकारी मसरूफियात के बायस आपको वक्त नहीं दे सका, इसका मुझे अफसोस है। इज़ुद्दीन मसूद कई दिन बाद रजी खातून के पास आया तो उसने अपनी माजरत पेश की। मैंने आपसे गैर हाजिरी की शिकायत तो नहीं की, रजी खातून ने कहा। मेरे दिल में दुल्हन बनकर रहने का कोई अरमान नहीं है, ना ये ख्वाहिश है कि आप हर वक्त मेरे पास रहें। मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी का निस्फ हिस्सा तन्हाई में ही गुजरा है। नूरुद्दीन जंगी अक्सर महाजे जंग पर रहते और जब महाज पर ना होते तो सरकारी उमूर में मसरूफ रहते। मैंने खुद को भी उनके मिशन की तकमील में मसरूफ कर दिया था। महल के बाज उमूर की निगरानी और शोहदा के घरों की देखभाल मेरे सपुर थी। हंगामी हालात से निमटने के लिए नौजवान लड़कियों को घुड़सवारी, तीरंदाजी और जख्मियों की मरहम पट्टी की तरबियत का एहतमाम करती थी। वहां मैं एक कमरे में बंद नहीं थी, जिस तरह यहां मुझे बंद कर दिया गया। यह कैद मुझे पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम ने सल्तनत के काम अपनी बीवी के सपुर्द करके अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं ये भी नहीं सुनना चाहता कि लोग ये कहें कि हलब की किस्मत बनाने और बिगाड़ने में एक औरत का हाथ है। इज़ुद्दीन मसूद ने कहा। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो बोला, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहता जिसका ताल्लुक इज़्दिवाजी जिंदगी से नहीं। इज़ुद्दीन ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। रजी खातून को चूंकि इज़ुद्दीन की नीयत का पता खादिमा के जरिए चल चुका था, इसलिए उसकी मोहब्बत आमेज बातों से वो किसी खुद फरेबी में मुब्तला ना हुई। वो कोई कम उम्र दोशीजा नहीं, पुख्ता कार और जहांदीदा औरत थी। लेकिन इस कमरे में जिस तरह मुझे महबूस कर दिया गया है, यह मुझे कतन पसंद नहीं है। मैं हरम की कोई जर खरीद बांधी नहीं हूं। रजी खातून इज़ुद्दीन मसूद की नीयत को बेनकाब करने पर तुली बैठी थी। रजी खातून, इज़ुद्दीन ने कमरे में टहलते हुए कहा, जंगी मरहूम के साथ गुजारी हुई इज़्दिवाजी जिंदगी तुम्हें जहन से निकालनी होगी। उन्होंने तुम्हें जो आज़ादी दे रखी थी वो मुझे पसंद नहीं, और शायद कोई भी खावंद उसको पसंद ना करे। तुम्हें खुद को हालात के मुताबिक ढालना होगा। अलबत्ता अगर तुम बाहर घूमना फिरना चाहती हो तो 4 घोड़ों वाली बग्गी मौजूद है, जब चाहो बाहर जा सकती हो। जिसे महल के अंदर घूमने फिरने की इजाजत नहीं, उसे बाहर जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? रजी खातून ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर सवाल किया, क्या यह हुक्म आप ही ने दिया है कि मैं महल के अंदर कहीं नहीं जा सकती? हाँ, और मैंने यह हुक्म तुम्हारी सलामती के लिए ही दिया है। तुम जानती हो कि हलब और दमिश्क की अफवाज के दरमियान कैसी खूनरेज जंगें हो चुकी हैं। अयूबी ने तुम्हारे बेटे को शिकस्त देकर उसे इताअत इख्तियार करने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों से वो नफरत नहीं निकली है। महल के अंदर ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनके घर सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों तबाह हुए हैं, जिनके जवान बेटे मारे गए। वो जानते हैं कि तुम सलाहुद्दीन अयूबी की हामी हो। उनमें से कोई भी तुम्हारे खिलाफ इंतहाई इकदाम कर सकता है। मेरे खिलाफ इकदाम करने वाले आपको भी तो कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप भी सलाहुद्दीन अयूबी के दोस्त और इत्तेहादी बन गए हैं। खसूसन मेरे जैसी सुल्तान अयूबी की हामी औरत से शादी के बाद आपकी जान को भी उतना ही खतरा है जितना मेरी जान को। रजी खातून कहने लगी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि इत्तेहाद इस्लामी के खिलाफ सरगर्म ऐसे तकरीबी अनासिर को पकड़ा जाए? इसके लिए मैं इंतजामात कर रहा हूं। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। इज़ुद्दीन ने उखड़े उखड़े लहजे में जवाब दिया। ऐसे दिखाई दे रहा था कि उससे कोई माकूल जवाब नहीं बन पा रहा। क्या यह खतरा सिर्फ महल के अंदर है? रजी ने पूछा। आपने महल से बाहर बग्गी पर मुझे घूमने की इजाजत दी है। अगर मैं महल में महफूज नहीं तो बाहर कैसे महफूज हूं?
इज़ुद्दीन मसूद कुछ जवाब देने ही लगा था कि रजी खातून ने उसे बोलने ना दिया और कहने लगी, मैंने आपके साथ शादी सिर्फ इसलिए की है कि सुल्तान आदिल अपना जो मिशन अधूरा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए, आप सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मिलकर उसे पूरा करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो लोग मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी की राह हमवार कर रहे हैं और सलीबियों के हम नवाब बने हुए हैं, उनका खात्मा किया जाए। तुम्हें इस बारे में यह शक है कि मैं अयूबी का इत्तेहादी हूं या नहीं? इज़ुद्दीन मसूद ने सवाल किया। क्या आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि इस महल पर सलीबियों के असरात का खात्मा कर दिया गया है और आपके तमाम उमरा खिलाफत बगदाद के वफादार हैं? रजी खातून ने उसके सवाल पर सवाल कर दिया। तुम यहाँ सफीर बनकर आई हो या मेरी बीवी? इज़ुद्दीन मसूद ने तंजिया अंदाज से पूछा। मैं जिस इरादे से आई हूँ वो मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं आपके हरम की जर खरीद बांदी की हैसियत से बंद रहने के लिए नहीं आई। मैं महल में घूम फिर कर देखना चाहती हूँ कि हलब का मरकज सलीब के साए से महफूज है या नहीं। इस इरादे से मैं बाज नहीं रह सकती। तुम मेरी बीवी हो और यही तुम्हारी हैसियत है। मेरे मुतालिक सरकारी उमूर में मैं तुम्हें मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता, और अगर तुमने आजाद होने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें बग्गी पर बाहर जाने की जो इजाजत दी है वो वापस ले लूंगा। अगर मैं ये शर्त कबूल ना करूं तो इस कमरे में कैदी की जिंदगी गुजारोगी। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती और ना मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यह कहकर इज़ुद्दीन मसूद कमरे से निकल गया। जो ही इज़ुद्दीन कमरे से निकला, पिछले दरवाजे से खादिमा अंदर आ गई और कहने लगी, आपने गलती की है। मैंने क्या गलती की है? रजी खातून ने हैरानी के साथ खादिमा को देखते हुए पूछा। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आप जिद करेंगी तो ये शख्स आपको वाकईतन ऐसी कैद में डाल देगा जो बज़ाहिर तो आज़ादी होगी लेकिन कैद से बदतर होगी। अब आपको आका के अज़ाइम का तो पता चल ही गया है। अब इस सिलसिले में उनसे कोई बात ना करें, बेहिस हो जाएं और उनके सामने खुश खुश दिखाई दें। आपको बग्गी पर बाहर जाने की जो इजाजत मिली है उसे गनीमत जानिए। हम आपको अपने कमांदार से मिलवाएंगे और जो अज़ाइम आप लेकर आई हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। मुसलमान ताजिरों का एक काफिला करक की ईसाई रियासत में से गुजर रहा था जब यहाँ के सलीबी हुक्मरान रिजनाल्ड के सिपाहियों ने उन पर हमला करके तमाम ताजिरों को कत्ल कर दिया और उनका सारा मालो असबाब लूट लिया। जब इस खूनरेज वाक़े की इत्तला मिस्र पहुंची तो सलाहुद्दीन अयूबी चीख उठा, ये सफाकी और दरिंदगी का बदतरीन मुजाहिरा है। फिर उसने एक लम्हे की ताखीर के बगैर अपने सफीर को खत देकर करक रवाना किया। नूरुद्दीन जंगी की कैद में रहने वाले सलीबी हुक्मरान रिजनाल्ड को अरसा हुआ मलिक सालेह ने अपने आकिबत नाअंदेश मुशीरों के मशवरे पर रिहा कर दिया था। अपनी इस्लाम दुश्मनी के बायस रिजनाल्ड एशियाई कूचक की तमाम ईसाई रियासतों में बेहद मकबूल था। करक के इक्तदार पर विराजमान होते ही रिजनाल्ड ने अब फिर मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी मुहिम का आगाज कर दिया था। मिस्री सफीर ने रिजनाल्ड को सुल्तान अयूबी का मकतूब पेश किया। रिजनाल्ड ने उसे पढ़ना शुरू किया। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं उन मकतूल ताजिरों का अजीज हूं जो तुम्हारे यहाँ कत्ल किए गए हैं, इसलिए तुमसे उन मकतूलीन का किसास तलब करता हूं। किसास की एक ही सूरत है कि तुम मुस्लिम ताजिरों का लूटा हुआ माल मिस्र पहुंचा दो और उसके साथ उस वारदात के मुर्तकिब सिपाहियों को भी भेज दो ताकि मैं उन्हें कत्ल करके इंसाफ के तकाजे पूरे करूं। अगर मकतूल ताजिरों के वारिस कातिलों को खून माफ कर देते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे सब सिपाहियों को बाहिफाजत वापस भेज दूंगा। अगर तुमने मेरे मुतालबे को तस्लीम ना किया तो आज कलम की जबान में गुफ्तगू करने वाला तलवार की जबान से बात करेगा। सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर रिजनाल्ड ने एक जोरदार कहकहा लगाया जिससे सुल्तान अयूबी के लिए तज़हीक व हिकारत का इजहार होता था। फिर उसने चंद सतरी जवाब लिखकर मिस्री सफीर के हवाले कर दिया। मेरे सिपाहियों ने जिन ताजिरों का कत्ल किया है दरअसल वो ताजिरों के भेस में किसी मुसलमान रियासत के जासूस थे और दुनिया का हर कानून जासूसों को कत्ल करने की इजाजत देता है। तुम कलम की बजाय शमशीर की जबान से बात करना चाहते हो तो मैं भी उस दिन का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं। रिजनाल्ड का खत पढ़कर सुल्तान अयूबी के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। वो शख्स जो सुल्तान जंगी से रिहाई के लिए उसके जूते चाटने के लिए तैयार था, उस मक्कार को छोड़कर मलिक सालेह ने मिल्लत इस्लामिया पर एक भेड़ियों को छोड़ दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा शख्स नहीं देखा। सुल्तान अयूबी ने इंतहाई तुंद लहजे में कहा, अमीर मोहतरम, झूठा होना तो बहुत छोटी चीज है। मैंने करक के बाशिंदों से रिजनाल्ड के बारे में जो कुछ सुना है उस एतबार से तो वो शायद दुनिया का सबसे बुरा और लानत ज़दा इंसान है। ये कहते हुए सफीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या सुना है तुमने रिजनाल्ड के बारे में?
सलाहुद्दीन अयूबी ने चौंक कर मिस्री सफीर की तरफ देखा। माजल्ला माजल्ला। सलाहुद्दीन अयूबी के एलची के चेहरे पर वहशत और खौफ के साए लरजने लगे। अमीर मोहतरम, मेरी नापाक जबान वो बात कहने की जसारत नहीं कर सकती। सफीर की ये इस्तराबी कैफियत देखकर हाजरीन दरबार भी मुस्तरिब दिखाई दे रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी पहले ही रिजनाल्ड का खत पढ़कर गुस्से से भरा बैठा था। अपने सफीर की यह हालत देखकर और भी बरहम हो गया। जब तक तुम खुलकर बात नहीं बताओगे, मैं कैसे समझूंगा कि उस झूठे ने क्या किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि करक के ईसाई बाशिंदे उस शैतान रिजनाल्ड को परस्तिश की हद तक चाहते हैं, और सलीबियों में उसकी इज्जत और एहतराम की एक ही वजह है कि उस मरदूद ने खाना काबा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर को सफाए हस्ती से मिटाने की कसम खाई है। ये कहते हुए सफीर के चेहरे पर नफरत और नागवारी का तासुर उभर आया था। ये सुनकर हाजरीन दरबार में इस्तराब की एक लहर सी दौड़ गई। अगर रिजनाल्ड अबराहा बन गया है तो उसे मालूम होना चाहिए कि हम अबाबील बनकर खाना काबा की हिफाजत करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी की आवाज में इर्तियाश मौजूद था। अगर उसने बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराने की कसम खाई है, तो मैं भी इस बात का अहद करता हूं कि मैं उस शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों कत्ल करूंगा। अहले दरबार पर फर्ज है कि वो रोजाना मुझे मेरी कसम याद दिलाते रहे। दरवाजा आहिस्ता से खुला। रजी खातून की खादिमा कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे एक नौजवान लड़की भी थी जो दरवाजे पर आकर रुक गई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में आंसुओं की झड़ी थी। मेरी बेटी शमसी, तुम? रजी खातून अपने बाजुओं को फैलाकर आगे बढ़ी और बेटी को गले लगा लिया। कमरे के सकूत में दोनों की हिचकियां सुनाई दे रही थी। खादिमा थोड़ी देर में बाहर निकल गई। कुछ देर तक दोनों मलिक साले को याद करके रोती रही। तुम इतने दिन से मुझे मिलने नहीं आई? रजी खातून ने बेटी से शिकवा किया। चचा ने आपसे मिलने से मना किया हुआ था, बेटी ने जवाब दिया। वजह पूछी थी उनसे? मां ने सवाल किया। उन्होंने गोल मोल सी बात की थी, शम्सुन्निसा ने जवाब दिया। आज ही उन्होंने कहा है कि मैं बहुत मसरूफ होता हूं, तुम अपनी मां के पास ज्यादा वक्त गुजारा करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी मां पर नजर रखा करो और मुझे बताया करो कि उनको कौन कौन मिलता है और उनके दरमियान क्या क्या बातें होती हैं। रजी खातून ने कहा। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी बातें तो की थी जो मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि अच्छा, बता दिया करूंगी। शम्सुन्निसा ने भोलपन से जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी माँ जिद्दी और वहमी दिखाई देती है, उसे बताया करो कि मैं बहुत मसरूफ और परेशान रहता हूँ। सुनो बेटी, अब ये भोलपन की चादर उतार फेंको। तुम जवान हो गई हो। तुम्हारी बदनसीबी कि तुम अपने भाई और उसके उन मुशीरों के जेरे साया पलकर जवान हुई हो जो सलीबियों को अपना दोस्त समझते हैं। उन सलीबियों को जो तुम्हारे बाप के खून के प्यासे थे और तुम्हारा बाप सारी उम्र उनके खिलाफ जिहाद करता रहा, जबकि तुम्हारा भाई और उसके ये उमरा सलीबियों के हकीकी दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ते रहे और सलीबियों का काम आसान करते रहे। भाई साले कहा करता था कि सलीबी बड़े अच्छे लोग हैं। वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें किया करता था। शम्सुन्निसा ने मासूमियत से कहा। रजी खातून ने बेटी को सलीबियों के भयानक अजाइम के बारे में बताया और वो मुसलमान उमरा को किस किस तरह खरीद कर अपनी साजिशों के जाल बुनते हैं और उसके बाप ने सलीबियों के खिलाफ क्या जिद्दोजहद की, वो सारे कारनामे बयान किए। बेटी, कुरान का फरमाया हुआ झूठा नहीं हो सकता कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। सलीबियों ने हमारे उमरा को औरत, शराब और जवाहरात देकर और उनमें से हर एक को बादशाही के ख्वाब दिखाकर मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ खड़ा कर दिया है और मुसलमान उमरा अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर उनकी दोस्ती में सकून तलाश कर रहे हैं। रजी खातून बोलती जा रही थी। माँ का एक एक लफ्ज बेटी के दिल में उतरता जा रहा था। उसमें ममता का सहर भी शामिल था। खिलंडरी शम्सुन्निसा की आंखें अब खुलती जा रही थी। मैंने ये सब तमाशे अपनी आंखों से उस महल में देखे हैं, शम्सुन्निसा कहने लगी। लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी और कुछ समझ नहीं सकी। मुझे भाई साले ने जब सलाहुद्दीन अयूबी के पास किला एजाज मांगने के लिए भेजा था तो मैं हंसती खेलती यहाँ के सालारों के साथ चली गई। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये खाना जंगी थी जो सलीबियों की कारस्तानी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। माँ, मुझे बताओ ये सब क्या है। गौर से सुनो बेटी, रजी खातून ने डबडबाई आंखों से बेटी की तरफ देखते हुए कहा। मैंने इज़ुद्दीन से शादी महज इसलिए कबूल की थी कि हलब और दमिश्क में खाना जंगी खत्म करके
मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा होगा ताकि सलीबियों के खिलाफ महाज आराई की जा सके। मगर मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। इज़ुद्दीन ने मेरे साथ शादी मुझे बीवी बनाने के लिए नहीं, अपना कैदी बनाकर रखने के लिए की है, ताकि मैं सलीबियों के दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो मदद अहले दमिश्क के साथ मिलकर कर सकती थी वो ना कर सकूं। लेकिन मोमिन किसी हाल में मायूस नहीं होता। मैं इस सूरत हाल में भी अपने अज़ाइम की तकमील से बाज नहीं आऊंगी। शायद अल्लाह इस सरजमीन पर भी मुझसे कोई काम लेना चाहता है, लेकिन यह काम उस वक्त आसान होगा जब तुम भी मेरे शाना बशाना खड़ी हो। माँ, अगर आप पहली बार धोखे में आई हैं तो मैं पहली बार धोखे और फरेब से निकली हूं। अब मुझे अपने और भाई के गुनाहों और गलतियों का कफ़ारा अदा करना है। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। शम्सुन्निसा माँ की बातें सुनकर बहुत संजीदा और पुरजोश नजर आ रही थी। महल की जासूसी, रजी खातून ने आहिस्तगी से कहा और फिर उसे तफसील से हिदायत देने लगी। शम्सुन्निसा जब उसके कमरे में दाखिल हुई थी तो एक खिलंडरी सी लड़की थी, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी जात और ख्यालात में एक इनकलाब आ चुका था। अब वो राह खुदा में कुर्बानी के जज्बे से सरशार एक मुजाहिदा थी। आपको ये गलत फहमी हुई कि मेरी माँ झगड़ालू और वहमी है। शम्सुन्निसा ने इज़ुद्दीन मसूद से कहा, आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। वो आपको भी अब्बा मरहूम जैसा नामवर मुजाहिद देखना चाहती है। वो मेरे इंतजामी अमूर में मुदाखलत करना चाहती है। उसे ये वहम है कि मैं सलीबियों का दोस्त हूं। इज़ुद्दीन मसूद ने कहा, मैंने उनका ये वहम दूर कर दिया है। आप भी उन्हें गलत ना समझें। अगर आपने उन पर गैर जरूरी पाबंदियां लगाई तो फिर वो जरूर वहमी हो जाएंगी। मैंने कोई पाबंदी आयद नहीं की। बग्गी हर वक्त मौजूद है। अपनी माँ को जब चाहो सैर के लिए ले जाया करो। शम्सुन्निसा की बातें सुनकर इज़ुद्दीन मसूद काफी मुतमईन दिखाई दे रहा था। जब वो इज़ुद्दीन के दफ्तर से बाहर निकली तो मुहाफिज दस्ते का सालार इब्ने उस्मान अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। शम्सुन्निसा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और हल्का सा इशारा किया। इब्ने उस्मान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इब्ने उस्मान 27-28 साला पुरकशिश नौजवान था। तेगजनी और तीरंदाजी में उसका कोई मद्दे मुकाबिल न था। उसी महारत के बाइस वो मलिक साले के खसूसी मुहाफिज दस्ते का कमांडर मुकर्रर हो गया था। बहुत छोटी उम्र में इतने बड़े और नाजुक ओहदे पर उसकी तैनाती उसकी हाजिर दिमागी और चुस्ती का एतराफ था। महल के अंदर ही उसे रिहाइश भी मिली हुई थी। शम्सुन्निसा को वो पहली ही नजर में अच्छा लगा था। महल में उसकी तरबियत ने उसे बेहद खिलंडरी लड़की बना दिया था। उसे बाप की अजमत और अजाइम के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। न उस पर ऐसी पाबंदियां थी जो बाप या माँ की मौजूदगी में उस पर आयद होती। मलिक साले की वफात के बाद इज़ुद्दीन ने भी खिलंडरी लड़की समझकर उसे आज़ादी दिए रखी। चंद एक मुलाकातों में वो एक दूसरे की चाहत में मुब्तला हो गए, हत्ता कि उन्होंने शादी के लिए अहदो पैमान कर लिए। मुश्किल सिर्फ ये थी कि इब्ने उस्मान खानदान जंगी का एक मुलाजिम था, जबकि वो एक शहजादी थी। फिर भी इब्ने उस्मान ने अपने घर वालों से बात कर ली थी। मैं आज अपनी माँ से मिली हूँ और अब उन्हीं के साथ रहा करूंगी। शम्सुन्निसा ने इब्ने उस्मान से कहा। वो शाम के झुटपुटे में एक बागीचे में टहल रहे थे। तुम्हारी माँ भी शाही खानदान की खातून है। वो तुम्हारी शादी किसी शहजादे से ही करवाना पसंद करेंगी। इब्ने उस्मान ने अपने खदशे का इजहार किया। नहीं, वो शाही खानदान की फर्द जरूर है, लेकिन महल से ज्यादा महाजे जंग पर लगे हुए खेमे में रहना पसंद करती है। वो तो मुझे भी एक मुजाहिदा देखना चाहती है। अगर तुम मेरे मुतालिक बात करो तो क्या वो मान जाएंगी? अगर मैं उनकी वो उम्मीदें पूरी कर दूं जो उन्होंने मुझसे वाबस्ता कर ली है, तो मैं उनसे अपनी हर ख्वाहिश मनवा सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें भी उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। क्या तुमने उनके सामने मेरा जिक्र किया था? इब्ने उस्मान ने हैरानी से पूछा। नहीं, उन्होंने मुझे अपना मकसद बताया है, जिसकी तकमील के लिए उन्हें मेरे ताउन की जरूरत है और मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत। वो क्या मकसद है? इब्ने उस्मान ने बेताबी से पूछा। मकसद और काम को जानने से पहले तुम्हें यह हलफ देना होगा कि तुम मेरी मदद करो या ना करो। उस मकसद और सरगर्मी को राज में रखोगे, और अगर मैं हलफ ना दूं तो? इब्ने उस्मान ने उसे छेड़ते हुए कहा। देखो, मेरी शादी होगी तो तुमसे होगी। मैं अपने वादे को आज भी दोहराती हूं, लेकिन इससे पहले हमें वो काम करना होगा जो माँ ने मुझे बताया है। शम्सुन्निसा बहुत संजीदा नजर आ रही थी। इब्ने उस्मान ने उसे इस कदर संजीदा कभी ना देखा था। वो चौंका और बोला, क्या मुझ पर तुम्हारा एतमाद इतना ही कमजोर है कि हलफ लेना जरूरी समझती हो? इब्ने उस्मान ने कहा। काम ही कुछ ऐसा है कि जिसके लिए हलफ जरूरी है। मैं तो अपनी माँ के हुक्म की तामील में जान भी दे दूंगी, तुम शायद साथ ना दे सको।
तुम्हारी मोहब्बत में जान दे देना मेरे लिए एहजाज होगा। नहीं, मेरी मोहब्बत की खातिर नहीं, अजमत इस्लाम की खातिर, जिसकी खातिर मेरे वालिद मरहूम ने कुफ्फार से लड़ते हुए उम्र गुजार दी और जिसकी खातिर आज सलाहुद्दीन अयूबी कुफर के सामने सीना सिपर है। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये हलफ देता हूँ कि तुम्हारी तरफ से जो फर्ज मुझे सौंपा जाएगा जान की बाजी लगाकर पूरा करूंगा। इब्ने उस्मान ने जज्बे की भरपूर तवानाई के साथ कहा, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जासूसी, शम्सो निसा ने कहा। जासूसी? मगर किसकी? इब्ने उस्मान ने कदरे हैरत से पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र में है। उन्हें यह खुशफहमी है कि उन्होंने मेरे भाई मलिक सालेह के साथ जो मुआहिदा सुलह किया था वो उसकी वफात के बाद भी कायम है। लेकिन तुम जानते हो कि मुआहिदे के बावजूद हलब की इमारत आज भी सलीबियों के असरात से महफूज नहीं। इज़ुद्दीन मसूद को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना हलीफ समझता है, लेकिन मेरी माँ उनके बारे में कुछ और ही खदशात का इजहार कर रही है। आका से तुम्हारी वालिदा की शादी के बाद तो कोई खतरा बाकी नहीं रहना चाहिए, इब्ने उस्मान ने कहा। असल खतरा ही शादी के बाद शुरू हुआ है। ये शादी दरअसल एक कैद है जिसमें मेरी वालिदा को डाल दिया गया है। इज़ुद्दीन मसूद ने यह शादी इस मकसद के लिए की है कि अहले दमिश्क को सही रहनुमाई देने वाला कोई अहम फर्द उनके दरमियान मौजूद ना रहे। इस महल वालों के क्या अज़ाइम है और सलीबियों के साथ मिलकर यहाँ किन साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है, हमें उस बारे में सही मालूमात काहिरा तक पहुंचानी है। वाली हलब के कमांडर की हैसियत से बहुत से मामला तुम्हारी मौजूदगी में तय पाते हैं, उन पर गहरी नजर रखो। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इब्ने उस्मान ने कहा। शम्सी, मैं जो कुछ देखता रहा हूं उस पर कभी गौर ही नहीं किया था। मैं मुजाहिद से महज मुलाजिम बन गया था। जब सिपाही मुजाहिद से मुलाजिम बन जाए तो उसे अपनी मुलाजमत की बहाली और तरक्की की ही फिक्र रहती है, उसके लिए वो खुशामदी बन जाता है। मुझे किसी ने पहले नहीं बताया था कि सिपाही का फर्ज सिर्फ बाहर के हमले रोकना ही नहीं, अंदरूनी खतरात और साजिशों से लड़ना भी है। तुमने मुझे मेरा फर्ज याद दिला दिया है। मुझे ये बताओ कि सिर्फ अंदरूनी राज ही मालूम करने हैं या किसी को ठिकाने भी लगाना है? दोनों काम करने हैं। राज मालूम करने के लिए किसी गद्दार को कत्ल भी करना पड़े तो उससे भी दरेग ना किया जाए, शम्सो निसा ने कहा। अब मैं मुलाजमत की हैसियत से नहीं, मुजाहिद की हैसियत से बात करूंगा। असल बात यह है कि अगर इज़ुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मुखलिस भी हो, फिर भी वो हलब की फौज को मिस्री फौज का इत्तेहादी ना बना सकेगा, क्योंकि हलब के अक्सर हाकिमों, मुशीरों, वजीरों और अफसरों को सलीबियों ने खरीद रखा है और जो मुखलिस अमायदीन है वो मफाद परस्तों के मुकाबले में बेबस नजर आते हैं। मफाद परस्त उमारा ने तुम्हारे भाई की वफात के बाद इज़ुद्दीन को इस तरह परेशान करना शुरू कर दिया है कि वो किसी न किसी मद में खर्च करने के लिए उससे रकम का तकाजा करते रहते हैं। इस तरह सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी ये राय पुख्ता हो गई कि यह भी एक साजिश है जिसका मकसद यह है कि खजाना खाली करके इज़ुद्दीन मसूद को सलीबियों से इमदाद लेने पर मजबूर कर दिया जाए। तो क्या इज़ुद्दीन इतना कमजोर है कि वो उनके मुतालबात मानता रहता है? शम्सो निसा ने पूछा। उसकी कमजोरी यह है कि वो हलब की हुक्मरानी छोड़ना नहीं चाहता। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया है कि वो जल्द या बदेर सलीबियों के साथ साजबाज कर लेगा। मैं अब उसके मुशीरों के साथ उसकी गुफ्तगू तवज्जो से सुना करूंगा। ये ख्याल रखना कि यहाँ सलीबियों के जासूस भी मौजूद हैं और हमारे भी। सलीबियों के चंद एक जासूसों का तो मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, इब्ने उस्मान ने कहा। वो कैसे? एक सलीबी बादशाह ने इज़ुद्दीन के वाली हलब बनने के बाद खैर सिगाली के नाम पर जो तहाइफ भेजे, उनमें मारिया नाम की एक हसीनो जमील लड़की भी है जो इज़ुद्दीन के हरम की जीनत बन चुकी है। लेकिन हरम की दीगर लड़कियों की तरह वो हरम में महबूस नहीं रहती, बल्कि उमारा और सालारों से भी मरासिम पैदा करती रहती है। लेकिन उसके हुस्न का जादू इज़ुद्दीन पर इस कदर चला हुआ है कि उससे कोई रोक टोक करने की जुर्रत नहीं करता। वो हर तकरीब में शिरकत करती है। मुझे पुख्ता यकीन है कि वो सलीबियों की कोई तकरीब कार जासूसा है जो अपने मिशन से किसी लम्हे गाफिल नहीं रहती। अब उसके मिलने वालों पर मैं खसूसी नजर रखूंगा। मुसलमानों के दौरे जवाल में हुक्मरानों के अंदर एक कबाहत ये पैदा हो चुकी थी कि वो अपनी मनकूहा बीवियों से अलग लामहदूद जर खरीद लोंडियां रखते थे। उसको उनका हरम कहते थे। सलीबियों और यहूदियों ने मुसलमान उमारा की उस तबाहकुन आदत को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए उन्हें अपनी लड़कियां तोहफे के तौर पर पेश करना शुरू कर दी, जो दर हकीकत फन्ने जासूसी की माहिर होती थी। उन्हें उमरा और हुक्काम के दरमियान रकाबत और फितना बर्पा करने की खुसूसी तरबियत हासिल होती थी। मारिया एक ऐसी ही लड़की थी जो इज़ुद्दीन की जियाफ्तों में मेहमानों को शराब पेश करती
उसने हलब के कई ऐसे उमरा को अपने हुस्न के जाल में फांस लिया था जो हलब की किस्मत बना भी सकते थे और बिगाड़ भी।